नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियोस में हमारा टॉपिक चल रहा है रमन प्रभाव। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि भारतीय भौतिक विज्ञानी सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव 1928 में दिया गया था और 1930 में उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। ये प्रभाव क्या होता है, इसके क्या प्रायोगिक परिणाम हैं, क्या प्रायोगिक व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में हम पिछले वीडियोस में जान चुके हैं। आज हम इस प्रयोग के द्वारा जो परिणाम आए उनका क्वांटम सिद्धांत क्या है, अर्थात रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत क्या है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करें। रमन प्रभाव में हमने देखा कि इंसिडेंट लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, तो उसी से हम प्रारंभ करेंगे। क्योंकि लाइट है उसमें फोटोन होता है, फोटोन किसी मॉलिक्यूलर सिस्टम या सब्सटेंस से कोलिजन करता है। इस प्रकार का प्रभाव जो है वो प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर दोनों रूप में हो सकता है। तो इसी के अनुरूप ये जो हमारा फंडामेंटल बेसिक था, फिजिकल जो फंडामेंटल्स थे इससे रिलेटेड, उसके अनुरूप हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। जब प्रकाश किरण का h न्यू ऊर्जा वाला फोटोन, जो आपतित जो प्रकाश है, इंसिडेंट लाइट है, उसका h न्यू ऊर्जा का जो फोटोन है वो किसी अणु से टक्कर करता है। जो आपके जो मॉलिक्यूलर सिस्टम है उसमें कोई एटम है उससे टक्कर करता है, तो फोटोन या तो प्रत्यास्थ टक्कर करेगा या प्रत्यास्थ टक्कर करेगा, या तो इलास्टिक कोलिजन करेगा या इन इलास्टिक कोलिजन करेगा। अप्रत्यास्थ और प्रत्यास्थ टक्कर में से कोई सी एक टक्कर हो सकती है। और इस घटना में तीन प्रकार के प्रकीर्णन की घटनाएं संभव है, तीन प्रकार की स्कैटरिंग संभव हो सकती है। इस प्रकीर्णन को यदि अपन समझें तो यहाँ जैसे रमन प्रभाव के अनुरूप इन्होंने इसको समझाने की कोशिश की। जैसे एनर्जी लेवल्स होते हैं, एक आपके एनर्जी E0 है, दूसरे लेवल की एनर्जी E0 प्लस h न्यू m है। ग्राउंड वाले की एनर्जी जो है वो E0 है, और जो इससे जस्ट ऊपर जो है फर्स्ट एक्साइटेड जो एनर्जी है, या जो एनर्जी डिफरेंस है, डिस्क्रीट एनर्जीज में जो डिफरेंस हमने ले रखा है वो E0 प्लस h न्यू है। और ये आपके इस डायरेक्शन में ऊर्जा है, मतलब एनर्जी जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब क्या क्या संभावनाएं हैं, ये आभासी स्तर है। आपके पास में जो ये जो लेवल्स दे रखे हैं, ये लेवल्स जो है आभासी स्तर जो है, वर्चुअल एनर्जी स्टेट्स जो है वो ये है। अब आपके सपोज करिए कि h न्यू ऊर्जा से मान लीजिए ये आपके जो एक्साइट होकर स्केटरिंग, रेले स्केटरिंग से आपके ये एक्साइट होकर, ये देखिए इसको समझने के लिए आप यहाँ इस प्रकार से समझ सकते हैं, इसको साथ साथ हम समझते रहते हैं जिससे ये आपको थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। इस टक्कर में अणु, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, आपके अणु जो एटम है वो आपतित फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित नहीं करता है। अणु जो है वो आपतित फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित नहीं करता है। एटम डज नॉट एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, अर्थात प्रकीर्णन प्रत्यास्थ टक्कर के कारण होती है। ये जो प्रकीर्णन है प्रत्यास्थ टक्कर के कारण होता है तथा फोटोन अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस अवस्था में फोटोन की ऊर्जा तथा आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है
और इस प्रकार की घटना रेले स्कैटरिंग कहलाती है। आपकी वो एच न्यू ऊर्जा मिली, एच न्यू 0 आभासी स्तर में पहुंचा और उसके पश्चात वापस एच न्यू ऊर्जा को आपके इमिट करके वापस आप एनर्जी E0 स्टेट में एटम। इस प्रकार से जो है आपके स्कैटरिंग जो है वो इलास्टिक स्कैटरिंग हुई और इस प्रकार की जो इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है जिसमें आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी और जो स्कैटर्ड जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो समान होती है। प्रकीर्णन के पश्चात जो आवृत्ति है प्रकाश की वो समान होती है और ये प्रकीर्णन रेले प्रकीर्णन कहलाता है। दूसरा, यदि आपके पास में यहां से एच न्यू ऊर्जा लेकर अगर आप एटम यहां जाता है और वापस एनर्जी का इमिशन करते हुए इस स्टेट में रह जाता है, अर्थात फ्रीक्वेंसी कम हो गई। इस स्कैटरिंग में फ्रीक्वेंसी जो है आपतित जो प्रकाश की इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी थी उससे कम रह गई है, एच न्यू माइनस एच न्यू एच न्यू 0 माइनस। इस प्रकार की जो स्कैटरिंग है वो इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती है और ये स्कैटरिंग कहलाती है स्टोक्स स्कैटरिंग। स्टोक्स प्रकीर्णन जो हमने ग्राफ में पहले पिछले वीडियो में देखा था कि आवृत्ति जो कम होती है वो स्टोक्स स्कैटरिंग कहलाती है। तीसरी पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए यहां हो इनिशियली E0 प्लस एच न्यू एम पर हो और यहां से एच न्यू 0 का एब्जॉर्प्शन, एच न्यू 0 से स्कैटरिंग होने के पश्चात आपके इस स्टेट में आ जाए और यहां से वापस ट्रांजिशन करते हुए इमिशन होते हुए रेडिएशन का एच न्यू 0 प्लस एच न्यू एम, अर्थात वापस जो होगा वो यहां आ रहा है। देखिए पहले इनिशियली पोजीशन ए थी और आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ रेडिएशन आपके लोअर स्टेट में आ रहा है, तो इस कारण से एनर्जी इंक्रीज हो गई। एनर्जी इंक्रीज हो गई तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई और इस प्रकार से जो इंक्रीज होती है आवृत्ति में वृद्धि होती है, ये प्रभाव स्टोक्स स्कैटरिंग का है। एंटी स्टोक्स, ये देखिए एंटी वर्ड जुड़ा हुआ है, मतलब कुछ जुड़ गया, इस तरह से याद रख सकते हैं, कुछ उसको प्राप्त हुआ है, ये इससे अधिक है, वर्ड्स में अधिक है तो एनर्जी में भी अधिक है और आवृत्ति में भी अधिक है, तो इस प्रकार से याद रखा जा सकता है। याद रखने के कुछ तरीके होते हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से रमन प्रभाव की जो व्यवस्था है रमन पर स्कैटरिंग को समझाने की, इसको हमने समझने की, फिगर से समझने की कोशिश की, यही वर्ड्स में यहाँ समझाने का प्रयास किया। जैसे पहला पॉइंट हमने देखा, इस टक्कर में अणु आपतित फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित नहीं करता है, अर्थात प्रकीर्णन प्रत्यास्थ टक्कर इलास्टिक कोलिजन के कारण होती है तथा फोटोन अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस अवस्था में फोटोन की ऊर्जा में तथा आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इस प्रकार की जो स्कैटरिंग है वो रेले स्कैटरिंग कहलाती है। यह संभव है कि फोटोन अणु टक्कर से अणु आपतित फोटोन से कुछ ऊर्जा अवशोषित कर ले, ये भी संभव है। इस स्थिति में अणु की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए कि कुछ ऊर्जा का अवशोषण कर लिया, फोटोन अणु टक्कर में अणु आपतित फोटोन से कुछ ऊर्जा का अवशोषण कर सकता है और इस स्थिति में अणु की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी तथा माना अणु की ऊर्जा में वृद्धि या फोटोन की ऊर्जा में कमी, क्योंकि आपके अणु की ऊर्जा में वृद्धि हो गई, अणु की ऊर्जा में अगर वृद्धि हो गई
तो फोटोन की ऊर्जा में कमी हो जाएगी। वो h nu m के बराबर है, वो h nu m के बराबर है। इससे प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा h nu 0 माइनस h nu m हो जाएगी, अर्थात प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति जो है उसमें कमी आएगी। न्यू एस जो स्टोक्स स्कैटरिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू 0 माइनस न्यू एम में इस हिसाब से कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इससे स्पष्ट है कि प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति आपतित फोटोन की आवृत्ति से कम होती है। इस प्रकीर्णित फोटोन से निर्मित वर्णक्रम रेखाएं स्टोक्स रेखाएं कहलाती हैं और इस प्रकार के प्रकीर्णन की को स्टोक स्कैटरिंग कहते हैं, स्टोक स्कैटरिंग कहते हैं। यह भी संभव है कि फोटोन उस समय आपतित होता है जब अणु उत्तेजित अवस्था में हो। यदि अणु पहले से उत्तेजित अवस्था में है, उस स्थिति में अणु अपनी कुछ ऊर्जा फोटोन को दे देता है। उस स्थिति में अणु अपनी कुछ ऊर्जा फोटोन को दे देता है, अर्थात अणु की ऊर्जा में कमी हो जाती है। क्योंकि फोटोन की ऊर्जा में वृद्धि होगी, वो कहीं ना कहीं से आएगी। तो कहां से आएगी? अणु और फोटोन टक्कर कर रहे हैं, तो या तो अणु फोटोन को ऊर्जा देगा या फोटोन अणु को ऊर्जा देगा। तो इस स्थिति में अणु अपनी कुछ ऊर्जा फोटोन को दे देता है और प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। माना अणु की ऊर्जा में कमी या फोटोन की ऊर्जा में वृद्धि h nu m है, तो फोटोन की ऊर्जा, प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? h nu 0 प्लस h nu m, और आवृत्ति हो जाएगी एंटी स्टोक स्कैटरिंग की न्यू as इक्वल टू न्यू 0 प्लस न्यू m। इससे स्पष्ट है कि प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति आपतित फोटोन की आवृत्ति से अधिक होगी। इन प्रकीर्णित फोटोन से निर्मित वर्णक्रम रेखाएं प्रति स्टोक्स रेखा, एंटी स्टोक्स लाइन्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एंटी स्टोक्स लाइन कहलाती हैं। और इस प्रकार के प्रकीर्णन को प्रति स्टोक्स प्रकीर्णन, एंटी स्टोक स्कैटरिंग। अणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से प्रकीर्णित प्रकाश में के वर्णक्रम में विभिन्न आवृत्तियों की रेखाएं प्राप्त होती हैं। अणु का विभिन्न ऊर्जा स्तरों में जो संक्रमण होता है, उससे हमें वर्णक्रम में रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन रेखाओं के समूह को रमन वर्णक्रम कहते हैं। इसमें स्टोक्स भी आ गई, इसमें प्रति स्टोक्स भी आ गई। तो इस प्रकार से जो वर्णक्रम मिलेगा, हमें रमन वर्णक्रम मिलेगा। जब अणुओं की ऊर्जा वृद्धि या कमी घूर्णी ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से होता है, तो उस स्थिति में रमन वर्णक्रम घूर्णी रमन वर्णक्रम कहलाता है। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम कब कहलाएगा? जब अणुओं में ऊर्जा में वृद्धि या कमी घूर्णी ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से होता है, तब ये कहलाएगा घूर्णी रमन वर्णक्रम, रोटेशनल रमन वर्णक्रम, रोटेशनल रमन वर्णक्रम। और यदि ये स्पेक्ट्रम, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम वर्णक्रम जो है, वो स्पेक्ट्रम के लिए यहां लिखा है, यह वर्णक्रम प्राय गैसों में प्राप्त होता है। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम जो है वो गैसों में प्राप्त होता है, जहां अणु घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। गैसों में घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए यहां पर आपको रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जब अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि या कमी कंपनिक ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण से, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स में ट्रांजिशन से होता हो, उस समय रमन वर्णक्रम वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम, कंपनिक रमन वर्णक्रम कहलाता है। यह वर्णक्रम प्राय ठोसों व द्रव में से प्राप्त होता है। सॉलिड्स और लिक्विड्स में आपके वाइब्रेशनल होता है, क्योंकि बॉन्डिंग जो होती है वो लूज नहीं है, तो गैसों में लूज होती है, तो रोटेशन भी संभव होता है। और वहां रोटेशन ही होता है जहां अणु कंपन के साथ साथ घूर्णन भी करते हैं। ठोस और द्रव में उसका परसेंटेज कम हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ठोसों व द्रव में वाइब्रेशनल तो है ही, और अणु साथ साथ कंपन के साथ घूर्णन भी करते हैं। तो इस प्रकार से इसे यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर समझाने का प्रयास किया। रमन वर्णक्रम और प्रतिदीप्ति में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रमन स्पेक्ट्रम
एंड फ्लोरोसेंस। रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन की एक घटना है। रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन की एक घटना है जिसमें अणु से प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति आपाती प्रकाश की आवृत्ति से अधिक या कम होती है। इसे रमन प्रभाव कहते हैं। और रमन विस्थापन अणु की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि हमने फॉर्मूले से भी देखा था, उस समय भी उसको एक्सप्लेन किया था कि जो विस्थापन होता है वो अणु की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस होता है, इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। प्रतिदीप्ति फ्लोरोसेंस में अणु आपतित प्रकाश को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। फ्लोरोसेंस में अणु जो होता है वो इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है टोटली। इलेक्ट्रॉन का संक्रमण निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कर देता है। फिर कुछ समय पश्चात इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। यह संक्रमण कई चरण में होता है। प्रतिदीप्ति में प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति हमेशा आपतित फोटोन की आवृत्ति से कम होती है तथा प्रतिदीप्ति पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, हमेशा इसकी आवृत्ति कम होती है। रमन वर्णक्रम रेखाओं की तीव्रता अत्यल्प होती है। तीव्रता जो होती है रमन वर्ण स्पेक्ट्रल लाइंस की अत्यल्प होती है, जबकि प्रतिदीप्ति की तीव्रता रमन रेखाओं की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो ये तीव्रता का कंपैरिजन किया हुआ है। रमन में अत्यल्प होती है और फ्लोरोसेंस में प्रतिदीप्ति में तीव्रता इसकी तुलना में अधिक होती है। रमन रेखाएं प्रबल ध्रुवित होती है। रमन लाइंस जो होती हैं वो प्रबल ध्रुवित होती है, जबकि प्रतिदीप्ति रेखाएं ध्रुवित नहीं होती हैं। इस प्रकार से दोनों में हमने अंतर देखा। इसी प्रकार से रमन वर्णक्रमिकी तथा अवरक्त वर्णक्रमी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या अंतर है? रमन वर्णक्रम फोटोन के अणुओं से प्रत्यास्थ टक्कर द्वारा प्राप्त होता है। रमन में हमने देखा इनइलास्टिक कोलिजन होती है, जबकि अवरक्त वर्णक्रम अणुओं द्वारा विकिरण के अवशोषण से प्राप्त होता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो होता है वो अवशोषण से प्राप्त होता है। रमन संक्रिया रमन एक्टिव के लिए अणु के घूर्णन तथा कंपन के साथ ध्रुवणीयता में परिवर्तन होना चाहिए। रमन संक्रिया में पोलराइजेबिलिटी में भी परिवर्तन होना चाहिए, जबकि इंफ्रारेड एक्टिव अवरक्त संक्रिया के लिए अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण कंपन के साथ परिवर्तन होना चाहिए। रमन में पोलराइजेबिलिटी ध्रुवीयता में परिवर्तन होना चाहिए। अवरक्त संक्रिया में इंफ्रारेड एक्टिव में द्विघूर्ण आघूर्ण कंपन के साथ परिवर्तन होना चाहिए। समन्यूक्लीय द्विपरमाणु। समन्यूक्लीय द्विपरमाणु होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल रमन संक्रियाशील होते हैं। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, जबकि समन्यूक्लियक द्विपरमाणु अणु अवरक्त संक्रियाशील नहीं होते हैं। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो रमन संक्रियाशील होते हैं। रमन वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए जल को विलायक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। जल को सॉल्वेंट के रूप में काम में लेते हैं, जबकि अवरक्त वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए जल को विलायक के रूप में नहीं काम में लिया जा सकता, क्योंकि जल अवरक्त किरणों के लिए अपारदर्शी होता है। जल जो होता है वो इंफ्रारेड रेज के लिए ओपेक होता है। रमन वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए मोनोक्रोमेटिक सोर्स की आवश्यकता होती है, जबकि अवरक्त वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए पदार्थ पर भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले अवरक्त किरणों को आपतित कराया जाता है। यहाँ तो एक वर्णी प्रकाश होता है और यहाँ भिन्न भिन्न ऊर्जा वाली अवरक्त किरणों को आपतित कराया जाता है। रमन वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए प्राय पदार्थ का सांद्र घोल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, पदार्थ का सांद्र घोल का उपयोग किया जाता है। रमन वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए प्राय पदार्थ का सांद्र घोल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि रमन रेखाओं की तीव्रता
अत्यल्प होती है, क्या करते हैं, पदार्थ का संदर्भ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं रमन वर्णक्रम के लिए, क्योंकि इसमें तीव्रता अत्यल्प होती है, जबकि अवरक्त वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए पदार्थ का विरल घोल डायल्यूट सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कुछ महत्वपूर्ण अंतर है जो रमन वर्णक्रम और इंफ्रारेड वर्णक्रम को विभेदित करती है। रमन वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए करने की तकनीक यथार्थ रमन वर्णक्रम प्राप्त करने की तकनीक यथार्थ एक्यूरेट परंतु कम सुग्राही लेस सेंसिटिव होती है, जबकि अवरक्त वर्णक्रम प्राप्त करने की तकनीक यथार्थ तथा सुग्राही होती है। इस प्रकार से हमने रमन प्रभाव को समझने का प्रयास किया और रमन प्रभाव की क्या होता है, क्या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स होती हैं, किस प्रकार से इसको क्वांटम मैकेनिकली समझाया जाता है और किस प्रकार से फ्लोरोसेंस और इंफ्रारेड में इसमें अंतर है, उसको एक एक पॉइंट को हमने समझने का प्रयास किया। इस प्रकार से आपका बीएससी पार्ट थर्ड एमजीएसयू विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार आज हमने 5th यूनिट का अंतिम टॉपिक भी कर लिया है। इस प्रकार से आज हमने इसका संपूर्ण सिलेबस खत्म कर लिया है। हमारा जो सिलेबस है वो खत्म हो गया है, परंतु ये मानता हूं मैं हमने थ्योरेटिकली तो इसको संपूर्ण तरीके से खत्म कर लिया। जो आपका लेवल है यूजी लेवल है, कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ ऐसे पार्ट्स हैं न्यूमेरिकल रूप में हमने कुछ थोड़े हम कम कर पाए थे, तो आगे के कुछ लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकली कुछ पार्ट्स हैं या थ्योरेटिकली जो कुछ पार्ट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें और कुछ आपको एनरिचमेंट करके उसकी नॉलेज को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आगे के कुछ वीडियोस में इस प्रकार के डालूंगा जो आपके काम आ सकते हैं। तो सामान्यतः एक जो साधारण स्टूडेंट्स हैं, जो एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सफिशियंट जो है सिलेबस आज की दिनांक तक हो चुका है। और जो बहुत अधिक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन में जाने की का सोच रहे हैं, फिजिक्स में या साइंस में ही मैथ्स वगैरह में जाते हैं, तो किसी सब्जेक्ट को अगर उनको पढ़ने का इंटरेस्ट है तो आगे के वीडियो जो है हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होकर टॉपिक के अकॉर्डिंग हम जानने का कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किसी टॉपिक को या उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे।